Hi Bachcha Party, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your paper 3 quantitative aptitude educator. बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर 1 रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम के सभी कंसेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं, वो भी बहुत जल्दी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की। रेशियो होता है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो सेम काइंड और सेम यूनिट की होनी चाहिए। जैसे A:B, ठीक है, दिस इज अ रेशियो जहाँ पे ए को एंटीसीडेंट या फर्स्ट टर्म बोलते हैं, बी को कॉन्सिक्वेंट या फिर सेकंड टर्म बोलते हैं। इसके बाद कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रेशियो को लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। 12/16 है तो आप इसे जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने इसे सिंप्लीफाई किया 4 से, 4 3 12, 4 4 16, तो 3:4 बन गया। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई किया करो। ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन रेशियो इज इंपॉर्टेंट। 3:4, 4:3 के बराबर नहीं होता है, दे आर डिफरेंट। A:B इज द इनवर्स ऑफ B:A, ये इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कैसे पता चला ये इनवर्स है, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। वन रेशियो इज द इनवर्स ऑफ अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1, ठीक है। रेशियो कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है? रेशियो कंपाउंडेड का मतलब दो रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन। एंटीसीडेंट से, कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B इज A² B²। ऑफ के बाद जो लिखा है उसका डुप्लीकेट किया जाता है। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ के बाद A:B है तो दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो A² B²। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ के बाद जो लिखा है उसका ट्रिप्लीकेट करेंगे, तो इस पे क्यूब, द आंसर इज A³ B³। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ के बाद जो लिखा है उस पे काम होगा, तो सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर रूट ऑफ B। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट, तो ऑफ के बाद जो लिखा है उस पे काम किया जाता है, तो सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा इसका, क्यूब रूट ऑफ A इज टू क्यूब रूट ऑफ B। आई होप दिस इज क्लियर। डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट। ऑफ के बाद जो लिखा है उस पे काम किया जाता है। इसके बाद कॉइन्स के क्वेश्चंस में बेटा क्या होता है, डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ सिक्के, ठीक है, गिव्स यू द वैल्यू। तो यहाँ पे डिनोमिनेशन क्या है, 5। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी कीमत है, 5 × 6 30, ठीक है। कितने रुपए हैं ये, 30 रुपए हैं। 5 10 15 20 25 30। सो याद रखना, डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ गिवन डिनोमिनेशन गिव्स यू द वैल्यू। प्रपोर्शन में बेटा इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। जब दो रेशियोज आपके इक्वल हो जाते हैं हम कहते हैं कि आपकी वो चारों क्वांटिटीज किस में है, प्रपोर्शन में है। सो इफ A:B इज इक्वल टू C:B, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे A होता है फर्स्ट टर्म या फर्स्ट प्रोपोर्शनल, B होता है सेकंड टर्म या सेकंड प्रोपोर्शनल, C होता है थर्ड टर्म या थर्ड प्रोपोर्शनल, D होता है फोर्थ टर्म या फोर्थ प्रोपोर्शनल। इंपॉर्टेंट ये है कि 4 क्वांटिटीज नीड नॉट बी ऑफ सेम काइंड। जरूरी नहीं है कि चारों को सेम काइंड का ही होना हो। First 2 quantities should be of same kind and the last 2 quantities should be of same kind. ये दोनों सेम काइंड और ये दोनों सेम काइंड की होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई 4 नंबर्स प्रपोर्शन में है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर करते हैं। एक्सट्रीम्स कौन होते हैं बेटे, जो एकदम कॉर्नर में लिखे हैं। मीन्स कौन होते हैं, जो यहाँ पे बीच में लिखे हैं। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर है तो इसका मतलब वो चारों क्वांटिटीज आपकी किस में है, प्रपोर्शन में है, ठीक है, डन। कंटिन्यूस प्रपोर्शन में आपके पास 3 क्वांटिटीज होती है A B C। ये कंटिन्यूस प्रपोर्शन में कब होगी, जब A/B इज इक्वल टू B/C हो। तो जब A/B इज इक्वल टू B/C है तो हम कहते हैं कि 3 क्वांटिटीज कंटिन्यूस प्रपोर्शन में है। यहाँ पे A होता है फर्स्ट प्रपोर्शनल, यहाँ पे C होता है थर्ड प्रपोर्शनल और B आता है आपका मीन प्रपोर्शनल। सो दिस इज थर्ड प्रपोर्शनल, C को क्या कहेंगे, थर्ड प्रपोर्शनल। अगर 2 क्वांटिटीज गिवन है, मीन प्रपोर्शनल निकालना है तो दोनों का प्रोडक्ट करके रूट का बटन दबा देना, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है आपके प्रपोर्शन में, सबसे पहले आता है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब क्या है कि अगर A/B C/D के बराबर है तो इनके उल्टे भी आपस में बराबर होंगे, यानी B/A विल बी इक्वल टू D/C। दिस इज नोन एज इन्वर्टेंडो। ऑल्टरनेंडो का मतलब क्या है कि अगर A/B C/D के बराबर है तो बेटे आप ना
ऑल्टरनेट पेयर्स को बारी बारी से स्वैप करो, C इधर B उधर भेज दो तो A अपॉन C B अपॉन D के बराबर होगा, या फिर दूसरा ऑल्टरनेट पेयर को स्वैप कर दो, इधर D इधर A फेंक दो तो D अपॉन B C अपॉन A के बराबर होगा, लेकिन एक बारी में एक ही स्वैप होगा, ठीक है। सो D अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन A ऑल्टरनेंडो। कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या होता है, अगर A अपॉन B C अपॉन D के बराबर है तो कॉम्पोनेंडो मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करना, तो A प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन D, वो भी आपस में बराबर होंगे। डिविडेंडो का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करना, तो अगर A अपॉन B C अपॉन D के बराबर है सो A माइनस B अपॉन B विल बी ऑल्सो इक्वल टू C माइनस D अपॉन D, ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, दैट इज नोन एज डिविडेंडो। आफ्टर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कंबाइन आता है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। अगर A अपॉन B C अपॉन D के बराबर है तो पहले कॉम्पोनेंटो यानी A प्लस बी, डिविडेंडो यानी A माइनस बी, सो A प्लस बी अपॉन A माइनस बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू C प्लस D अपॉन C माइनस D। एडेंडो क्या कहता है कि अगर बहुत सारे रेशियोज आपस में बराबर हैं तो हर एक इंडिविजुअल रेशियोज इनके सम के बराबर भी होगा, यानी A अपॉन बी विल बी इक्वल टू A प्लस C प्लस E अपॉन B प्लस D प्लस F, ठीक है। C अपॉन D विल बी इक्वल टू A प्लस C प्लस E अपॉन B प्लस D प्लस F, E अपॉन F विल बी इक्वल टू A प्लस C प्लस E अपॉन B प्लस D प्लस F, इसे कहते हैं एडेंडो। सबट्रेंडो में क्या होता है कि अगर सारे रेशियोज आपस में बराबर हैं सो हर एक इंडिविजुअल रेशियोज सब्ट्रैक्शंस के बराबर होगा, यानी A अपॉन B विल बी इक्वल टू A माइनस C माइनस E अपॉन B माइनस D माइनस F एंड सो ऑन, दैट इज नोन एज सबट्रेंडो। फिर बात करते हैं बेटा इंडाइसिस में, अगर A की पावर 3 लिखा है, मतलब सपोज अगर 2 की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। A की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है आप डिनोमिनेटर में उसे ले आओगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको हम 1 अपॉन A की पावर n लिख सकते हैं, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर दोनों के बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, बेस को लिखो पावर जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों के बेस सेम है, डिवीजन में है, पावर आपका अलग अलग है, तो बेस को एक बार लिखिए, बेस सेम है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर इस तरीके से लिखा है A की पावर n और उसकी भी पावर n है तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर डिफरेंट बेस है सेम पावर है तो पावर बेटा दोनों की होगी, और इसी तरीके से अगर ये डिफरेंट बेस है पावर सेम है तो पावर बेटा दोनों की होती है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9 का मतलब क्या होता है, 9 की पावर हाफ, लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया 7th रूट ऑफ 3 तो इसका मतलब क्या है 3 की पावर 1/7, ठीक है। ऐसा n लिखा है तो वो 1/n में जाता है, क्लियर है सबको, ओके डन विद दिस थिंग। आगे चलो, अब बेसिक प्रॉपर्टीज, अगर a की पावर x a की पावर y के बराबर है, बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाती है, और अगर पावर सेम है तो बेस इक्वेट हो जाते हैं। नाउ द उल्टी रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, a की पावर m अगर k है तो a क्या होगा k की पावर 1 अपॉन m, ये m यहाँ पे उल्टा होके जाता है। a अपॉन b की पावर m को b अपॉन a की पावर माइनस m भी लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। a अपॉन b की पावर m है तो इसे b अपॉन a की पावर माइनस m लिख सकते हैं। लॉगैरिथम के बारे में बात करते हैं बेटे, लॉगैरिथम में क्या है कि एक्सपोनेंट से लॉग और लॉग से एक्सपोनेंट लिखना आपको आना चाहिए। तो जैसे अगर एक्सपोनेंट को लॉग में लिखना है तो कैसे, ये बेस है ये पावर है हम कहते हैं, और लॉग में ये बेस होता है, ठीक है। सो जो बेस में है वो जिंदगी भर बेस में रहेगा, जो सर पे सवार है वो अकेला बैठ जाता है, और ये जो बचा कुचा है उसे लॉग के साथ चिपका दो। सो सिंपल टू राइट एक्सपोनेंट इनटू लॉग। कैसे, जो बेस में है वो जिंदगी भर बेस में रहेगा, जो सर पे सवार है वो अकेला बैठेगा, और बचे कुचे को लॉग के साथ चिपका दो। तो आपने एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट करना सीखा, जैसे ये एक्सपोनेंट है लॉग में लिखना है, तो जो बेस में है वो जिंदगी भर कहाँ रहेगा, बेस में रहेगा, जो सर पे सवार है वो अकेले बैठेगा, और बचे कुचे को लॉग के साथ चिपका दो। सी, आपने एक्सपोनेंट को लॉग में लिख दिया, ठीक है, क्लियर है सबको। तो जो सर पे सवार है उसे अकेले बिठा दो, जो बेस में है वो जिंदगी भर बेस में रहेगा, बचे कुचे को लॉग के साथ चिपका दो। इस तरीके से हमने गाना बना के याद किया था। कैसे, जो सर पे सवार है वो अकेले बैठेगा, जो बेस में है वो जिंदगी भर बेस में रहेगा, और बचे कुचे को लॉग के साथ चिपका दो। वंस मोर, जो सर पे सवार है वो अकेले बैठेगा,
जो बेस में है वो जिंदगी भर बेस में रहेगा और बचे कुचे को लॉग के साथ चिपका दो, दैट्स इट। अब अगर लॉग को मुझे एक्सपोनेंट में लिखना है तो भैया वो भी आना चाहिए। अगेन वो ही कंडीशंस है, जो बेस में है वो जिंदगी भर बेस में, अकेला बैठा है सर पे सवार, बचा कुचा यहाँ लिख दो, इसे कन्वर्ट करते हैं। जो बेस में है वो जिंदगी भर बेस में, जो अकेला बैठा है वो सर पे सवार, और बचा कुचा आपका ये आ गया। So you understood how to convert exponent into log and log to exponent. This is very important to understand. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बेटा log 1 to the base a हमेशा 0 होता है। log 1 हमेशा 0 होता है, इसे याद रखो। log a to the base a, अगर ये दोनों नंबर सेम है the answer is 1, जैसे log 10 to the base 10 1 होता है। उसके बाद अगर ये दोनों बेसिस सेम है, log m प्लस log n है तो log mn हो जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि ये दोनों बेस आपके सेम होने चाहिए तभी, ठीक है। सो एडिशन में है तो प्रोडक्ट में चला जाता है। आपकी नज़रों ने समझा सेड मुझे, आप मतलब एडिशन से प्रोडक्ट, सेड मतलब सब्ट्रैक्शन में है तो डिवीजन, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि बेस सेम होना चाहिए तभी होता है। जैसे यहाँ पे 2 लॉग सब्ट्रैक्शन में है तो लॉग को एक बार लिखिए, डिवीजन में चला जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एडिशन में बेस कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 10 होगा। सो लॉग एक बार लिखेंगे 9 इंटू 5 45, ठीक है। इसका आंसर यही आएगा, यस ऑप्शन डी। यहाँ पे ये डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। सो लॉग 32 माइनस लॉग 4, द आंसर इज अगेन ऑप्शन बी हियर। क्लियर है सबको? ओके ग्रेट। नेक्स्ट, अब बेटे चिड़िया उड़ प्रॉपर्टी, log m टू दी पावर n, n log m होता है। इसको मैंने आपको कैसे याद कराया है? इसको हमने ऐसे याद किया है कि बेटे दिस इज log, और पेड़ पे अगर बैठी है चिड़िया तो चिड़िया log पेड़ इज दी आंसर, ठीक है। अब बेस यहाँ पे जो भी है उसे आप लिख दो, ठीक है। तो अगर चिड़िया उड़ चुकी है तो चिड़िया को पेड़ पे बिठा देना, पेड़ पे बैठी है तो उड़ा दो। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज द चिड़िया जो उड़ चुकी है, आइए पेड़ पे बिठा देते हैं। सो दिस विल बी log x स्क्वायर एंड दिस विल बी log 3 की पावर 4। दोनों की log के आगे कुछ नहीं है, हटा दो तो आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 4 आ जाएगा। तो बेटा 3 की पावर 4 यानी 3 इंटू 2 3 4 81 होता है, फिर स्क्वायर रूट ले लेना तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 9। ऑप्शन डी इज द आंसर, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टी। अब ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये क्या कहती है कि log a की पावर n और ये बेस की पावर n है तो m बाई n log a b। अब ऐसे तो समझ आएगा नहीं, आओ जरा तुम्हारे लिए ड्राइंग बनाते हैं। तो यहाँ पे है log, दिस इज पेड़ पे है चिड़िया, बेस को इस बार मैं बना रही हूँ फूल, और फूल पे मैंने बिठा दी तितली। तो सबसे पहले बेटा चिड़िया उड़ती है, फिर तितली उड़ती है, और जो बचा कुचा आपका रह गया ना उसको आप एज इट इज कॉपी कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पहले चिड़िया जाएगी फिर तितली, तो ऐसे ही है, ठीक है। इधर भी पावर इधर भी पावर, तो पहले इस नंबर की पावर फिर बेस की पावर फिर बचा कुचा एज इट इज लिख देना। इस क्वेश्चन पे आऊँगी लेकिन उससे पहले आपको एक और प्रॉपर्टी समझाएंगे, ठीक है। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे है ये वाली प्रॉपर्टी चेंज ऑफ बेस, log m टू द बेस b। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, और कोई भी सेम बेस चिपका देना, ठीक है। ये ऊपर था ये नीचे, तो जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे। दिस इज द प्रॉपर्टी। सो log m अपॉन log b आ जाएगा। जैसे अब इतने सारे log हैं प्रोडक्ट में हैं तो इसमें आप चेंज ऑफ बेस लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो तो जो ऊपर है वो ऊपर लिखेंगे, जो नीचे है वो नीचे लिखेंगे, जो ऊपर है वो ऊपर लिखेंगे, जो नीचे है वो नीचे लिखेंगे, जो ऊपर है वो ऊपर लिखेंगे, जो नीचे है वो नीचे। अब इसके लिए जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे। तो बेटे अब इसमें log 4 log 4 log 5 log 5 log 6 log 6 log 7 log 7 log 8 log 8 सब कट गया। आपके पास आता है log 9 अपॉन log 3। बेटे log 9 है ना, 9 को कैसे लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर, और नीचे लिखा है log 3। दिस इज द चिड़िया, चिड़िया को उड़ा दीजिए, सो 2 log 3 अपॉन log 3। सो log 3 कट गया, द आंसर इज 2 हियर। समझ में आया आप लोगों को? आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये आपका चेंज ऑफ बेस से बढ़िया तरीके से आंसर आ जाता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अब यहाँ पे मैं क्या सोच रही हूँ कि पहले तो इसको ऐसा लिख दूँ, 9 को 3 का स्क्वायर
और 4 को 2 का स्क्वायर, तो ये बन रहा है फिर आगे log 2 टू द बेस 3। ये चिड़िया है उड़ा दो, फिर जो तितली है उसे भी उड़ा दो, तो आपके पास log 3 टू द बेस 2 एंड दिस इज log 2 टू द बेस 3। ये कट गया। अब दोनों प्रोडक्ट में है, चेंज ऑफ बेस लगा दो, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, इनटू log 2 टू द बेस 3 में log 2 अपॉन log 3। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। द आंसर इज 1, दैट इज ऑप्शन डी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दीज प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट। अब बेटे ये वाली मस्त प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है ना, अगर ए बी और बी ए ये दोनों स्वैप कर रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था, अगर ये स्वैप कर रहे हैं, 2 लॉग प्रोडक्ट में है, आंसर 1 आता है। और इसी का ये रिजल्ट है कि 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस ए है, तो इसे आप लॉग लिख सकते हैं, ऊपर 1 होना चाहिए, और ये दोनों आपस में स्वैप हो जाते हैं, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाते हैं। देखो 1 अपॉन लॉग में है, तो आप इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे और ये इन्हें स्वैप कर देंगे, तो ये 360, इसे भी ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो ये स्वैप कर देंगे, इनको कर दिया, इसको भी ऊपर लेकर जाएंगे और ये आपने स्वैप कर दिया। एडिशन में है, बेस सेम है, तो आपके जितने भी ये हैं सबके सब प्रोडक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास कितना आ रहा है, 3 × 4 12, 12 5 60, सो यस 60 60 दोनों सेम है, द आंसर इज 1, दैट्स इट। इसके साथ एक और प्रॉपर्टी है, अगर ये वाला बेस ये बेस सेम है, a टू द पावर log n टू द बेस a, ये बेस और ये बेस सेम है, तो आंसर आपका हमेशा n ही होगा, ठीक है, जो लिखा है दैट विल बी द आंसर। सो दैट्स इट, इतना ही था समझने के लिए। आज के इस सेशन में हम चैप्टर 2 इक्वेशंस के सभी कंसेप्ट्स एंड आइडेंटिटीज को समझने वाले हैं, तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन आपकी वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसके अंदर इक्वल टू का निशान आपको देखने के लिए मिले। सो यस, ऑल दीज आर इक्वेशंस। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इक्वेशन में सोल्यूशन या रूट क्या होता है बेटे। तो सोल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब है वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे यानी LHS को RHS के बराबर बनाए। जैसे यहाँ पे मैंने ली इक्वेशन 5x = 25, तो वेरिएबल की कौन सी वैल्यू LHS और RHS को इक्वल कर देगी, सेटिस्फाई करेगी, तो दैट इज x की वैल्यू 5, ठीक है। सो ये जो 5 यहाँ पर है आपका, इसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन। इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, कैसे, इक्वेशन में सिर्फ एक रूल है भैया, वेरिएबल को अकेला कर दो, तो x = 25/5, तो ये आ जाता है आपके पास 5, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड सोल्यूशन या रूट क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। इसके बाद वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है, और नाम इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसे हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन, ओके। तो डिग्री वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। सिंपल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसमें वेरिएबल 1 होता है, और जिसका रूट या सोल्यूशन भी 1 ही होता है। एक ही रूट मिलेगा, एक ही उसकी डिग्री होगी, और एक ही उसमें वेरिएबल होगा। जैसे 2x + 3 = 5। सो व्हाट इज दिस सिंपल इक्वेशन। अब बात करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में आपके पास 2 इक्वेशंस होगी, और आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए। देखो, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से ऑप्शन अप्रोच हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और साथ में एक कोई मेथड आप सीख लो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एलिमिनेशन मेथड सीख लिया। अब बेसिकली इसमें ऑप्शन अप्रोच क्या है बेटे, आपके पास जब 2 इक्वेशन रहती है ना, तो यहाँ पे ये लोग आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऑप्शंस देते हैं। इनमें हमेशा याद रखना, पहला वाला x और दूसरा वाला y होता है। आपने किसी एक ऑप्शन को उठाया, उस एक ऑप्शन को आपको दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखना है। अगर कोई एक ऑप्शन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन दैट ऑप्शन इज द आंसर। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शन को दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है, दोनों इक्वेशंस के LHS RHS बराबर करना है। किसी एक को कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा, तो वो सोल्यूशन नहीं होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जल्दी से कि मैम एलिमिनेशन मेथड भी बता दो। आओ फटाफट सीखें कि एलिमिनेशन मेथड क्या है। मुझे इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मैं आपको अप्रोच सिखा रही हूँ एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड में हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने का प्लान बनाते हैं।
यहाँ हमारे पास ये दो इक्वेशन है, ठीक है। मैं चाहूँ तो x के वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो y के वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन हमारी प्रेफरेंस होती है जो आसानी से एलिमिनेट हो जाए। तो मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, इसको एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान है, तो क्यों ना अपनी सेकंड इक्वेशन में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि इनके कोएफिशिएंट्स भी सेम हो जाए। तो मैंने सेकंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई किया। बेटे जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो ये तो आपकी पहली इक्वेशन है, जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 5 का मल्टीप्लाई हर एक टर्म से होगा। सो 5 3 ज़ा 15x माइनस 5y इक्वल टू 25। तो ये क्या हो गया बेटे, ये आपके वेरिएबल्स एलिमिनेट हो गए क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट्स इक्वल अपोजिट है। 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17x और 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, अब फटाफट जाके आप इसे सिंप्लीफाई कर दो। सो 34 डिवाइडेड बाय 17 इज 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब जैसे ही x की वैल्यू मिल गई, आप इसे किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, आपको y मिल जाएगा। सपोज मैंने फर्स्ट में रख दिया x का वैल्यू 2, तो आओ जरा चेक करें कि हमें यहाँ पे y कितना मिल रहा है। सो 5y इज इक्वल टू 9 माइनस 4, सो y इज इक्वल टू 1। फटाफट देख लीजिए, x 2 है, y 1 है। तो आप वेरिएबल को इस तरीके से एलिमिनेट करते हो। अगर इसमें से किसी भी एक बच्चे को मन है कि मैम मैं तो x वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, इज इट पॉसिबल? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं, इसमें 3 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x, ये 15y और ये आपका 27 बन जाएगा, ये 6x माइनस 2y और ये 10 बन जाएगा। अब यहाँ पे साइन अपोजिट नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन में आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कट गया और ये माइनस माइनस आपका प्लस बन जाता है। सो 15 प्लस 2 कितना हो गया 17y, 27 माइनस 10 इज इक्वल टू 17। सो y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 आ गया। किसी भी एक इक्वेशन में आप अपनी y की वैल्यू रख दो और फटाफट जाके ये माइनस की चीज इधर जाएगी तो प्लस बन जाएगी। 5 प्लस 1 इज 6, ये इनटू में था तो डिवाइड में जाएगा, सो ये आ जाता है 2। तो आप कुछ भी करिए, आपका आंसर आ जाता है। समझ में आया सबको? चलो भैया, तो ये एलिमिनेशन मेथड हो गया। अब बेटा ये कार्टेशियन प्लेन आपको पता होना चाहिए। राइट हैंड साइड में पूरे x पॉजिटिव है, यहाँ पे आपके नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे y नेगेटिव होता है। हमेशा याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव रहते हैं। पहला x, दूसरा y, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y आपका कैसा है, पॉजिटिव, ये x है, ये y है। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और आपका y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव और आपका y नेगेटिव। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इनके कोएफिशिएंट्स के रेशियो के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कैसे सोल्यूशन आएंगे। अगर a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अगर ये सारे के सारे रेशियोज बराबर है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। स्टार्टिंग के दो बराबर है लेकिन तीसरे वाले से बराबर नहीं है, सो हम कहते हैं नो सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ऑल द बेसिक आइडेंटिटीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। स्ट्रक्चर सेम है, बस प्लस वाले में हर जगह प्लस है, माइनस वाले में हर जगह माइनस है। सो a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है जी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये पांचों की पांचों आइडेंटिटीज एकदम कंठस्थ होना चाहिए। अब बेटे जो आपके इरैशनल रूट्स होते हैं वो पेयर्स में, कॉन्जुगेट पेयर्स में अकर करते हैं। यानी अगर एक रूट क्वेश्चन वाला आपको m प्लस रूट n देता है तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली पता है, और वो क्या होगा, रूट के आगे वाले का साइन चेंज कर दो। सो m माइनस रूट n, ये आपको अपने आप ही पता रहता है। m प्लस रूट n अगर एक है तो दूसरा m माइनस रूट n होगा। बेटे वर्ड प्रॉब्लम्स में इंग्लिश को मैथ्स में लिखना अगर आपको आता है तो बहुत आसान है। जैसे इज, वॉज, वर, आर, विल, अगर ये सब लिखा है तो वहां पे इक्वल टू का निशान बना दो। मोर देन मतलब प्लस, लेस देन मतलब माइनस। थ्राइस मतलब 3 इंटू, ट्वाइस मतलब 2 इंटू, और टाइम्स का मतलब भी इंटू होता है। एक्सीड्स बाय अगर कभी साथ में दिखे तो इक्वल टू प्लस बनाते हैं। एक्सीड्स के लिए इक्वल टू, जहां बाय लिखा है वहां पे प्लस बना देना। तो ये कुछ कीवर्ड्स है, अगर आपको
ये सारे कीवर्ड्स को पता है तो आप आसानी से इंग्लिश को मैथ्स में लिख सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जहां पे आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी डिग्री 2। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, रट लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि a क्या है 2, b क्या है 3, c क्या है 5, यहाँ पे बेटे a क्या है 1, b क्या है -1, c क्या है ही नहीं, यहाँ पे आपका a क्या है 5, b क्या है -6, c क्या है -3। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, आपका b x का कोएफिशिएंट है एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है आपका बीटा, और इसके रूट्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोनों से सेम ही आंसर आता है। जैसे मुझे यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कैसे करेंगे बेटे, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 × 6 इज 6, फिर इस 6 के फैक्टर्स निकालो, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। अब इन दो नंबर्स की हेल्प से यहाँ जो भी नंबर्स आते हैं उसमें आपको ऐसी पेयरिंग करनी है कि आपको ऐसे दो नंबर्स मिले जिनको प्लस माइनस करने पे -5 और इनटू करने पे +6 आपको मिले। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सपोज किया x स्क्वायर -2x -5x + 6 = 0। ठीक है जी, अगर देखो आई एम सो सॉरी, दिस इज 3, ठीक है, दिस इज 3, सो -2x -3x + 6 = 0। इन दोनों को अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगी तो -5, और अगर इन दोनों का इनटू किया तो +6 मिलेगा। अब बेटे इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, और इन दोनों में से आप -3 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, द मोमेंट आपके ये दो ब्रैकेट सेम बन जाते हैं, मतलब आपने स्प्लिटिंग सही की है। अब सारे ब्रैकेट्स को आप कलेक्ट कर लीजिए और फटाफट जाके इक्वेट कर दो 0 से, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू 3 और 2 मिल जाती है। दिस इज नोन एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 3 और 2 आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाती है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपका x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस फॉर्मूले से भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मिला। प्लस माइनस है तो एक बार प्लस ले लेना, उसे अल्फा कह देना, एक बार माइनस ले लेना, उसे बीटा कह देना। इस तरीके से आपके दो रूट्स आ जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना नेचर ऑफ रूट्स। तो बेटे नेचर ऑफ रूट्स में b² - 4ac पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर b² - 4ac <0 है, इमेजिनरी रूट्स, b² - 4ac = 0 है, रियल एंड इक्वल रूट्स और कोइंसिडेंट रूट्स भी कहते हैं इसे। अगर b² - 4ac > 0 है तो रियल एंड अनइक्वल। अब इसमें भी अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसे बोलते हैं रियल अनइक्वल रैशनल रूट्स। अगर ये आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल अनइक्वल इरैशनल रूट्स कहते हैं। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से एकदम याद होना चाहिए। इसके बाद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अब ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स दो हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो जो सम ऑफ रूट्स होते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a। जब मैं कहती हूँ -b/a तो मेरे दिमाग में ये पता है कि b कौन है, x का कोएफिशिएंट, a कौन है, x² का कोएफिशिएंट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा c/a, c मतलब कांस्टेंट टर्म, a मतलब x² का कोएफिशिएंट, एकदम कंठस्थ होना चाहिए। अगर क्वेश्चन वाले मुझे रूट्स दे दें अल्फा एंड बीटा और मुझसे कहते हैं कि भाई आप मुझे इक्वेशन बताओ, तो यस बता सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा = 0। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, डन। ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, डिग्री 3 है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आते हैं तो ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, आप ऑप्शंस को यहाँ पे रख के देखिए, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो उसका सोल्यूशन होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि ये वाला, यहाँ पे सारे ही ऑप्शन इस क्यूबिक को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ना इनमें से कॉमन ले लेंगे। स्टार्टिंग में से y² कॉमन ले लो, तो यहाँ पे y+1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, सो दिस इज y+1 = 0। द मोमेंट ये दो ब्रैकेट सेम है मतलब आपने सब कुछ सही किया है। अब इन्हें आप फटाफट जाके कलेक्ट कर लेंगे और आपको यहाँ पे a² - b² लगाना है, सो y -
-1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक एक को जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो आपके पास आंसर 1 -1 -1, मतलब वो आंसर सही होगा जिसमें 2 -1 है और एक आपका +1 है। तो इस तरीके से बेटे हमने क्यूबिक इक्वेशन को पढ़ लिया और पूरे इक्वेशंस के कंसेप्ट्स को समझ लिया। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर 3 लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली इनइक्वालिटीज होती क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर वेरिएबल्स एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब ये इनइक्वेशंस एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी हो सकती हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी हो सकती है, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ लीनियर है। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से इनइक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, रूल्स क्या होते हैं। तो इनका ये कहना है कि इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट इफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। देखो बेटे 5 4 से बड़ा होता है। अगर मैंने दोनों तरफ इनइक्वालिटी के दोनों तरफ 2 जोड़ दिया, इक्वल नंबर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर मैंने ऐड किया, तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि 5 + 2 = 7, 7 डेफिनेटली 6 से बड़ा होता है। अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मैं किसी इक्वल नंबर को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तब भी साइन सेम रहेगा। 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3। सो इनका कहना है कि इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। आई होप दिस इज क्लियर। Next, both the side of an inequality can be multiplied or divided by the same positive number without changing the sign. आप किसी सेम पॉजिटिव नंबर का अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपका साइन चेंज नहीं होता। 5 > 4 है, अगर मैंने दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर 2 का मल्टीप्लाई किया तब भी जैसा साइन है वैसा ही रहेगा। 5 2 = 10, 4 2 = 8, 10 8 से बड़ा है। अगर मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड भी करवाया तो भी जो साइन है वैसा का वैसा रहेगा। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड अगर आप करते हो तो साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आता। हाँ, आपके दोनों नंबर सेम होने चाहिए। 5/2 कितना होता है? 2.5 > 2। यस, ऑब्वियसली है। मजा आता है बेटे थर्ड रूल में, जो कहता है बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। इसको समझने के लिए एक बार नंबर लाइन को समझो। बेटा नंबर लाइन में जो भी राइट हैंड साइड में नंबर्स होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू द नंबर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे 3 और 2 को देखें तो 3 राइट हैंड साइड में है, 2 लेफ्ट में है, तो 3 2 से बड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से 3 > 2 था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो -2 विल बी ग्रेटर देन -3। सही बात है, क्योंकि ये राइट में लिखा है, ये लेफ्ट में लिखा है। वी अंडरस्टैंड दिस। अब अगर मैंने यहाँ पे सेम नेगेटिव नंबर लेट अस सपोज -1 का मल्टीप्लाई करा दिया इधर, तो आपको क्या लगता है, क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऐसी है ऐसी ही रहेगी? नहीं, अभी हमने आपको बताया कि भाई -2 बड़ा होता है -3 से। तो अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो पलटना चाहिए। -2 इज ग्रेटर देन -3। तो इसी तरीके से अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखना, इक्वेशन में अगर -x = -4 लिखा है तो माइनस से माइनस काट देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि दिस इज -3 एंड दिस इज -2, तो आप माइनस से माइनस काट नहीं सकते, क्योंकि अगर तुमने काटा तो 2 3 से बड़ा हो जाएगा, जो नहीं होता है। सो इनइक्वालिटी में ऐसे दोनों तरफ माइनस के साइन को काटते नहीं है। जब भी माइनस का साइन आपको हटाना होता है, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और इनइक्वालिटी का जो साइन होता है बेटे वो क्या हो जाएगा, वो आपका पलट जाता है इस तरीके से। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग। ठीक है, चलो, सो डन विद दिस रूल। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स के बारे में। बेटे यहाँ पे अगर ये क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब है कि दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, और इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड होगा, और ये एंड पॉइंट्स भी आंसर का हिस्सा है। अगर ये ओपन ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब एंड पॉइंट्स आपके आंसर का हिस्सा नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट बनाते हैं, लेकिन इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सब आंसर का हिस्सा है।
इधर ओपन है तो एक्सक्लूडेड, इधर बंद है तो इंक्लूडेड। ओपन पे डार्क सर्कल, बंद पे आप बनाएंगे क्लोज्ड सर्कल, और इसके बीच का हर एक आंसर इंक्लूडेड है। ए पे क्लोज सर्कल है तो डार्क सर्कल कर दो, बी पे ओपन है तो ओपन सर्कल कर दो, और इसके बीच का सभी आंसर आपका होगा। ठीक है, सो दिस इज द टाइप ऑफ ब्रैकेट्स विच वी शुड अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं कि कब कौन सा ब्रैकेट बनाना पड़ता है। देखो बेटे, इन्फिनिटीज हमेशा ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू है तो हमें क्लोज ब्रैकेट और लाइन पे डार्क सर्कल करना पड़ता है। अगर ग्रेटर देन या लेस देन है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट बनाते हैं और ओपन सर्कल बनाते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, देखो जी, जैसे x ग्रेटर देन 2 है, सो 2 पे ओपन सर्कल और 2 के राइट हैंड साइड में सब कुछ आंसर का हिस्सा होगा। 2 पे ओपन ब्रैकेट और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सो 2 और 2 से बड़ा, तो 2 पे डार्क सर्कल, राइट हैंड साइड पूरा शेड किया, 2 इंक्लूडेड है क्लोज ब्रैकेट, और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करते सो ओपन ब्रैकेट। x लेस देन 2, तो यहाँ पे 2 पे ओपन सर्कल, लेस देन मतलब माइनस इन्फिनिटी तक। कैसे लिखेंगे ब्रैकेट में, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का निशान नहीं है। लेस देन और इक्वल टू 2 है तो 2 या 2 से कम, तो यहाँ पे इस तरफ पूरा शेड होगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो आंसर माइनस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, इक्वल टू का निशान है तो 2 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग। चलो भाई, अब बात करते हैं, अगर हमारे पास इस तरीके से ये दो वेरिएबल्स हैं, आपने ग्राफ पे इन्हें प्लॉट किया, शेडिंग कैसे करते हैं ये कैसे जानना है। तो बेटे शेडिंग करने का बहुत सिंपल लॉजिक है कि अगर कभी भी लाइन इस तरीके से बन रही है, ठीक है, तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ओरिजिन के टुवर्ड शेड होगा या तो ओरिजिन से दूर शेड होगा। तो आप ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को डाल के चेक करो। यहाँ पे अगर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखा तो 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सच है, ट्रू है। सो ट्रू है इसका मतलब क्या है, टुवर्ड्स है, T फॉर ट्रू एंड T फॉर टुवर्ड्स। सो किसके टुवर्ड शेड करना है, जिस पॉइंट को आपने डाल के चेक किया है, सो ओरिजिन के टुवर्ड शेड करना है। यहाँ पे देखिए आप, अगेन या तो टुवर्ड्स या तो अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड होगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स रखने पे हमारे पास 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 आ रहा है, जो कि बिल्कुल फॉल्स है। फॉल्स में आता है A, और A का मतलब होता है अवे। सो अवे फ्रॉम व्हाट, अवे फ्रॉम द पॉइंट जिसे आपने डाल के चेक किया है, सो अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा। सो अवे फ्रॉम ओरिजिन यानी इस तरफ। मैम ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, चलो ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, ध्यान से सुनना, और इधर लेस देन और इक्वल टू है तो हमेशा टुवर्ड्स ओरिजिन। यहाँ पे नंबर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो हमेशा अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड होता है। सो सिंपल। लेकिन अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो जाए फिर क्या करेंगे अपन यहाँ पे x एक्सिस के पॉइंट या y एक्सिस के पॉइंट को डाल के चेक करेंगे, यही ऑप्शन है। तो x एक्सिस का पॉइंट 1,0 होगा। अगर मैंने 1,0 यहाँ पे रखा, सो हाफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल होता है। सो टुवर्ड्स x एक्सिस शेड करेंगे। अगर मान लो किसी का मन है मैम मेरे को तो 0,1 चेक करना है, कर लो। तो यहाँ पे आपने 1 रखा, ये 0, क्या 0 1 से बड़ा होता है, सो दिस इज फॉल्स। फॉल्स है मतलब इस तरफ नहीं, इस तरफ शेड करेंगे। तो दिस इज द वे टू चेक कि शेडिंग कहाँ होती है। इसके बाद आपके पास ना बहुत सारी इनइक्वालिटीज देते हैं, उन इनइक्वालिटीज को आप एक ग्राफ पे प्लॉट करते हो। तो फिर बात करते हैं कि फीजिबल रीजन क्या होता है। फीजिबल रीजन होता है कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द इनइक्वालिटीज इंक्लूडिंग द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, उसे फीजिबल रीजन कहते हैं। अभी समझ नहीं आएगा लेकिन डायग्राम से देखो। जैसे यहाँ पे मैंने प्लॉट किया इनइक्वालिटीज़ को, ये शेडिंग कॉमन आ रही है तो इसे हम कहते हैं दिस इज द फीजिबल रीजन। और कैसा है, हर जगह से बंद है तो बाउंडेड है। अगर इसकी बात करें तो ये वाला अनबाउंडेड है क्योंकि इस तरफ से ये ओपन है, ठीक है। सो दिस इज द अनबाउंडेड फीजिबल रीजन। तो फीजिबल रीजन क्या होता है, सारी की सारी इनइक्वालिटीज शेडिंग में जहां ओवरलैप करती हैं, दैट इज द फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन अगर हर जगह से बंद है तो बाउंडेड, कहीं से खुला है तो अनबाउंडेड। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ये बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस में आता ही रहता है, ठीक है। इनको सॉल्व करके बताओ कि इसके कौन से पॉइंट्स हैं। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, हम सिर्फ इसके कंसेप्ट को समझेंगे। ये इनइक्वालिटी थी, इक्वेशन बनाया 10th क्लास का डब्बा, इसमें क्या x को 0 y आ जाएगा, y को 0 x आ जाएगा। फिर इनइक्वालिटी, इक्वेशन बनाया, डब्बा बनाया, x को 0 लो y आ जाएगा, y को 0 लो x आ जाएगा। इनइक्वालिटी, इक्वेशन बनाओ, ठीक है, x और y लिखो, x को 0 लो y आएगा, y को 0 लो x आएगा। पॉइंट्स निकाल के मैंने इन्हें प्लॉट कर दिया। तो पहली वाली लाइन मेरी मैंने रेड कलर से बनाई,
ठीक है, इसके पॉइंट है 0,18 और 3,0 ज्वाइन कर दिया। अब ये देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉजिटिव अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये दूर की तरफ शेड होगा, बाहर की तरफ। फिर दूसरी लाइन है मेरी ग्रीन कलर से, अब इसके पॉइंट क्या है 0,3, तो 0,3 12,0 समवेयर हियर ज्वाइन कर दिया। ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉजिटिव है, सो अवे शेड होगा, अवे शेड कर दिया। नेक्स्ट ये पिंक वाली लाइन 0,10, तो 0,10 5,0 समवेयर हियर ज्वाइन कर दिया। ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉजिटिव है, सो अगेन ये भी अवे। तो बेटा ये भी बाहर, ये भी बाहर और ये भी बाहर, तो ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, तो सारी की सारी जो इनइक्वालिटीज है उसका फीजिबल रीजन बाहर की तरफ आ रहा है और ये इधर से खुला है, सो दिस इज एन अनबाउंडेड फीजिबल रीजन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। बच्चों आज के सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को रिवाइज करने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटे, एक लेंडर है और एक बोरोवर है। लेंडर ने मनी लैंड किया है बोरोवर को, तो ये जो पैसा इसने लैंड किया है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। इनिशियल वैल्यू ऑफ लैंडिंग और बोरोइंग, जो इनिशियल पैसा होता है उसे प्रिंसिपल कहते हैं। नाउ दिस बोरोवर पेज बैक मनी विद इंटरेस्ट, ये इसका पैसा वापस करता है लेकिन एक इंटरेस्ट के साथ। अब ये इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय अ बोरोवर फॉर द यूज ऑफ लेंडर्स मनी। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी होता है इसे इंटरेस्ट कहते हैं। दिस एक्सेस मनी पेड और रिसीव्ड, ये जो एक्सेस मनी आपने किसी को दिया है या रिसीव किया है, दैट इज इंटरेस्ट। नाउ हाउ दिस इंटरेस्ट इज डिसाइडेड? दिस इंटरेस्ट इज डिसाइडेड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट एट विच द इंटरेस्ट इज चार्ज्ड फॉर अ डिफाइंड लेंथ ऑफ टाइम फॉर द यूज ऑफ प्रिंसिपल, जनरली ऑन ईयरली बेसिस, इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका परसेंटेज में रहता है। इसके बाद एक टर्म आता है अमाउंट या फिर बैलेंस, ये फाइनल वैल्यू होती है आपकी इन्वेस्टमेंट की। दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। द टाइम हियर शुड ऑलवेज बी इन ईयर्स, मंथ में दिया है 12 से डिवाइड कर दो। अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस RT अपॉन 100। ओके, अब ये ईयरली बेसिस पे रहता है। इट इज कंप्यूटेड ऑन द प्रिंसिपल फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ बोरोइंग, इनिशियल पैसे पे ही कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच ईयर, हर साल इंटरेस्ट सेम आता है। द सक्सेसिव ईयर्स के अमाउंट का डिफरेंस आपको इंटरेस्ट ऑफ अ ईयर देता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n। आई क्या होता है? रेट अपॉन नॉक पी। n क्या होता है? टाइम इंटू नॉक पी। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, इसमें p का मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको बहुत सारे रेट दिए गए हैं तो प्रिंसिपल में प्लस आई परसेंट प्लस आई परसेंट प्लस आई परसेंट n टाइम्स कर दो, आपको डायरेक्टली अमाउंट मिल जाता है। अगर हम 2 साल की बात कर रहे हैं और CI और SI का डिफरेंस चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है PI स्क्वायर। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स CI माइनस SI इज इक्वल टू PI स्क्वायर। नेक्स्ट, अब ये नॉक पी आपको कैसे याद रखना है? कंपाउंडेड मंथली में नॉक पी की वैल्यू 12 होती है, कंपाउंडेड क्वार्टरली में नॉक पी की वैल्यू 4 है, सेमी एनुअली में नॉक पी की वैल्यू 2 है और एनुअली में बेटा 1 होता है। ठीक है, इसके बाद इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे डिपेंड नहीं करता है। द फॉर्मूला इज 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 इंटू 100 आपको एक्स्ट्रा करना होता है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला A इज इक्वल टू P 1 माइनस आई की पावर n। P होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट, आपने एसेट कितने का खरीदा। A होता है उसकी स्क्रैप वैल्यू, ये भविष्य में मिलती है आपको। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटे कैश फ्लो की। 2 तरीके का कैश फ्लो है, सिंगल एंड एन्युटी। सिंगल कैश फ्लो का मतलब क्या है? वन टाइम लम सम मूवमेंट ऑफ मनी, आइदर एन इनफ्लो और एन आउटफ्लो, एक बार में, ठीक है, पैसे का आना या जाना, दैट इज नोन एज सिंगल कैश फ्लो, दैट लाइक योर FD। इसके बाद बात करते हैं एन्युटी। एन्युटी में क्या होता है ना, कांस्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, फाइनाइट पीरियड, ये 3 चीजें जो भी डिफाइन करें दैट इज एन्युटी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ये एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और एक वो एग्जाम्पल। दिस एग्जाम्पल इज नॉट एन्युटी बिकॉज द पैसा इज नॉट कॉन्स्टेंट हियर।
दिस एग्जाम्पल इज नॉट एन्युटी, वाई? बिकॉज रेगुलर इंटरवल मिसिंग है, ठीक है। इसके बाद अगर आखिरी वाला देखो तो कांस्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, फाइनाइट पीरियड, तो इसका मतलब 100% वो एक एन्युटी है। फिर बेटे सिंगल कैश फ्लो में फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करवाते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला सिंपल है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस आई की पावर n। अगर फ्यूचर वैल्यू चाहिए तो A निकाल देना, और अगर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो P निकाल देना, सो सिंपल, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू में क्या करना है आपको, A इक्वल टू P 1 प्लस आई की पावर n, और अगर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो P इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस आई की पावर n, ठीक है। क्लियर है सबको? फिर बात करते हैं एन्युटी की। एन्युटी दो तरीके की होती है, एक रेगुलर होती है और एक ड्यू या इमीडिएट होती है। एन्युटी रेगुलर का मतलब होता है जब पहला पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड में हो। एन्युटी ड्यू या इमीडिएट का मतलब होता है जब पहला पेमेंट टुडे बिगनिंग ऑफ द पीरियड में हो। लेकिन जब एंड या बिगनिंग ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप एन्युटी रेगुलर का इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पे हमें फ्यूचर वैल्यू सीखना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला है एन्युटी इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू क्या है, सेम फॉर्मूला है, बस इंटू 1 प्लस आई हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, क्या फॉर्मूला है, एन्युटी इंटू, ये इसका फैक्टर होता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर n कॉमा आई। इसको निकालने के लिए कैलकुलेटर ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है कि 1 प्लस आई डायरेक्टली लिखो, डिवाइड का बटन, पहला इक्वल टू 1 2 3, n टाइम्स प्रेस करना, लास्ट में GT। ऐसा करने पे इसकी वैल्यू आ जाती है, इसमें a का मल्टीप्लाई करोगे तो PVAR मिल जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू में क्या करते हैं बेटे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू में एन्युटी इंटू P। अब देखो अगर n 4 है तो 3 लोगे, मतलब जो भी n है उससे एक कम लेना है, ठीक है, कॉमा i, और उसके बाद जाके आपको a ऐड कर देना है। इसको निकालने के लिए अगेन सेम ट्रिक है आपकी, ठीक है, ये निकल जाएगा इंटू a, फिर प्लस a कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू, बस एक साल कम रहता है, वो आपको याद रखना है, वहाँ पे n-1 रहता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू में। क्वेश्चन पहचानने में अगर आपको दिक्कत जाती है तो बेटा देखो एक चीज़ याद रखो, एन्युटी में सिंपल सा लॉजिक है, कांस्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, फाइनाइट पीरियड। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा दिखे 100% क्वेश्चन एन्युटी का होगा। जैसे ये दोनों एग्जाम्पल नहीं है एन्युटी के, क्यों, आप रीड करके देखो, X bought an electronic item for 1000, what would be the future value of the same item after 2 years? 1000 का खरीदा, 2 साल बाद इसकी कीमत क्या है? तो आप क्या समझ में आ रहा है, सिंगल कैश फ्लो हो रहा है, ठीक है, और सिंगल कैश फ्लो में आपको भविष्य की वैल्यू बतानी है, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years। 5 साल बाद जो 1 लाख रुपए मिलेंगे उसकी आज की कीमत बता दो बेटे। तो कहीं कांस्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, फाइनाइट पीरियड दिख रहा है ना, तो सिंगल कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू, और एक कीवर्ड होता है यहाँ पे आफ्टर, ये भी समझ सकते हो आप। इसके बाद बात करते हैं बेटे ये क्वेश्चन की, अंकित इन्वेस्ट 3000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इन्वेस्ट करता है 3000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो देखो ये क्या हो गया, रेगुलर इंटरवल हो गया, कितना पैसा रेगुलर इंटरवल पे जमा करता है, 3000 फॉर 5 years, 5 साल तक के लिए कर रहा है। कांस्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, फाइनाइट पीरियड, 100% क्वेश्चन एन्युटी का है। अब चाहिए क्या इसमें, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, अमाउंट मतलब भविष्य, सो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर चाहिए, ठीक है, क्लियर है। मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर, हर साल 10,000 दे रहा है, कांस्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट 10 years, फाइनाइट पीरियड, 100% एन्युटी है, कांस्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, फाइनाइट पीरियड। सपोज इंटरेस्ट रेट इज दिस, कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे है, इसका मतलब एन्युटी ड्यू है, ठीक है, आपको क्या चाहिए, फ्यूचर वैल्यू, तो कौन सी फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू का कंसेप्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2500 इज पेड एवरी ईयर। देखो बेटे, कांस्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, फाइनाइट पीरियड, एन्युटी, टू पे ऑफ अ लोन, लोन को खत्म करने के लिए 2500 रुपए मैं हर साल देती हूँ।
लोन अमाउंट बताना है, तो लोन अमाउंट क्या होगा, लोन तुमने आज लिया है, उसको खत्म करने के लिए पैसा भविष्य में दे रहे हो, उस पैसे की आज की कीमत निकालना है, यानी प्रेजेंट वैल्यू. नाउ सिंस इट्स एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी. सिंस नथिंग इज मेंशन, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर. तो लोन मतलब PVAR, आपको PVAR चाहिए इसमें. क्लियर है? Suppose your parent decide to open a PPF account in a bank towards your name with 10,000 every year starting from today for the next 16 years. When you receive, get 8.5% per annum interest rate compounded annually. What is the present value of this annuity? अब देखो यार, कांस्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, फाइनाइट पीरियड, आज मिलते हैं, आज ही जाके आप जमा कर देते हो. सो इसका मतलब ड्यू का सवाल है. अब इसमें अगर प्रेजेंट वैल्यू बोला है तो कौन सी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू निकालोगे. बहुत आसान है समझना. सिंकिंग फंड इज बेसिकली द साइज ऑफ द सिंकिंग फंड डिपॉजिट इज सेम एज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी. कुछ नहीं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का ही कंसेप्ट होता है ये. ठीक है. लीजिंग क्या होता है, लीजिंग एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है अंडर विच द ओनर ऑफ द एसेट, ओनर कौन होता है बेटा, एसेट का ओनर लेसर होता है, एसेट का यूजर कौन होता है, लेसी. इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है ताकि ये एसेट को कुछ रेंट दे दे के एसेट का यूज कर सके, दैट इज लीजिंग. ठीक है. तो लेसर कौन है, एसेट का ओनर, लेसी कौन है, एसेट का यूजर. अब यहाँ पे क्या हमें ये एग्रीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है. अगर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो उस हिसाब से आप डिसीजन लोगे, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है उस हिसाब से डिसीजन लोगे. और डिसीजन में हमेशा एक चीज़ याद रखना, सब अपना फ़ायदा देखते हैं. ठीक है. ये दो कंडीशन रहती है, या तो आप सामान को किराए पे ले लो या तो खरीद लो, तो जो सस्ता पड़ेगा वो करेगा. ठीक है. या तो आप किराए पे दे दो या तो आप बेच दो, जो ज़्यादा पैसा देगा वो आप काम करोगे. ठीक है. तो इस हिसाब से ये लोग अपनी अपनी चीज़ें सोचते हैं. लेसर एसेट का ओनर होता है, लेसी एसेट का यूज़र होता है. तो जो भी आपके लीज रेंटल्स होते हैं उसका प्यार निकाल के प्राइस से आप कंपेयर करके फिर अकॉर्डिंगली जो भी डिमांड है क्वेश्चन की डिसीजन लेते हो. कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको कोई सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो उस सामान का जो भी आपको बेनिफिट्स होंगे भविष्य में मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फिर कॉस्ट से कंपेयर कर लेना. अगर लगता है कि हाँ कॉस्ट कम है, फ़ायदे ज़्यादा है, तो खरीद लोगे आप लोग. ठीक है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट इज ग्रेटर देन द परचेज वैल्यू, डिसीजन शुड बी इन द फेवर ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है. परपेचुटी क्या होता है, कॉन्स्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, लेकिन फॉर एवर के लिए होता है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का फॉर्मूला है A/I. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी में क्या होता है, यहाँ पे अ स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज दैट ग्रोज एट अ कांस्टेंट रेट फॉर एवर. ठीक है. ग्रोइंग परपेचुटी में एक डिस्काउंट रेट और एक ग्रोथ रेट दिया रहेगा. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी इज A/I - G. रियल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है नहीं मतलब नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन. ठीक है. नॉमिनल रेट में से इन्फ्लेशन हटा दो. नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. जो आ रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू, जो जा रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो. अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है एक्सेप्ट करोगे प्रपोजल क्योंकि ज़्यादा पैसा आ रहा है. अगर एनपीवी लेस देन 0 है तो ज़्यादा पैसा जा रहा है तो रिजेक्ट करोगे प्रपोजल को. CAGR के क्वेश्चन में आपको A = P 1 + I की पावर n वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ता है. और बॉन्ड के क्वेश्चन में बस हमेशा याद रखना दो बेनिफिट्स रहते हैं. क्वेश्चन के साथ ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा. दो बेनिफिट्स रहते हैं. एक होता है जो आपको एन्युटी के रूप में बेनिफिट मिलता है, उसका प्यार निकाल लेना. और एक होता है जो सिंगल कैश फ्लो के रूप में मिलता है, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना. और किस रेट से निकालोगे, जो आपका इन्वेस्टर चाहता है. फिर दोनों को जोड़ देना, उतने में आप बॉन्ड खरीदते हो. ठीक है. तो ये बॉन्ड का कंसेप्ट है. डिटेल में इसके क्वेश्चंस को हम अपने क्वेश्चन वाली क्लास में डिस्कस करेंगे. बस इसके फायदे याद रखना है, दैट्स इट. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में.